गुड मॉर्निंग। ईडू पावर इन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ब्लड पेरिफेरल ब्लड में आरबीसी जो मौजूद होते हैं उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। और पिछले क्लास में हम लोग पेरिफेरल ब्लड में ही पाए जाने वाले एक सेल थे जो डब्ल्यूबीसी जिसको हम लोग कहते थे, उसकी जानकारी हम लोग प्राप्त किए थे। और उसके कमी से होने वाले जो देह शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग एवं संक्रमण से कैसे बचाती है, इन सब तथ्यों पर हम लोग चर्चा किए थे। आज हम लोग आरबीसी के कार्य, आरबीसी हमारे पेरिफेरल ब्लड में कैसे हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है, उसके मुख्य क्या कार्य हैं, वो उनकी संख्या क्या होती है और उनका लाइफ स्पाइन क्या होता है, कितने दिन तक वो जीवित रहते हैं और किस तरह से कार्य करते हैं, इस तरह से महत्वपूर्ण बातें हम लोग जानेंगे। और ये प्रतियोगी परीक्षाओं, अन्य परीक्षाओं एवं जो छात्र छात्राएं मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी उपयोगी है। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं आरबीसी के बारे में, जिसको हम लोग रेड ब्लड सेल कहते हैं और रेड ब्लड सेल को इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे आगे कि ये इरिथ्रोसाइट जो होते हैं, रेड ब्लड जो सेल होते हैं, वो किस तरह से हमारे शरीर में कार्य करते हैं, इनका क्या काम है, इनकी आकृति कैसी है। तो सर चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं आरबीसी के बारे में। तो आरबीसी को हम लोग इरिथ्रोसाइट कहते हैं और आरबीसी का मुख्य कार्य जो है वो शरीर में गैसों का आदान प्रदान करना, अर्थात जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन होते हैं उस ऑक्सीजन को सेल लेवल तक ले जाना और वहाँ से क्या करना कि सेल से जो भी कोशिका उपापचय होती है, मेटाबॉलिक की क्रिया होती है, उससे जो निष्कर्षित गैस होते हैं उस गैसों को लंग्स तक लाना और उससे फिर रेस्पिरेशन के द्वारा बाहर निकाल देना। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि रेड ब्लड सेल का जो मुख्य कार्य होता है गैस का ट्रांसपोर्टेशन करना। गैस का क्या करना? ट्रांसपोर्टेशन करना। वो गैस के ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं हमारे बॉडी में, ये आरबीसी का मुख्य कार्य होता है। अब हम लोग देखते हैं कि आरबीसी का सामान्य जीवन काल जो होता है, उसका जीवन अवधि लाइफ स्पाइन जो होता है वो 20 से 120 दिन का होता है। उनका जीवन काल जो होता है क्या होता है? 20 से 120 दिन। प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है आरबीसी का कितना काल होता है, कितने समय अवधि तक वो हमारे शरीर में कार्य करते हैं। तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 20 से 120 दिन का होता है। अब हम लोग थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे कि आरबीसी का आकृति कैसा होता है, आकार कैसे होते हैं और क्या क्या उसके साइज शेप होते हैं, ये जानते हैं। तो आरबीसी का आकार जो होता है ओवेल शेप होता है। ओवेल शेप, इस तरह के शेप होते हैं बहुत सारे, और इस तरह के शेप होते हैं जो, और ये क्या होते हैं? ओवेल शेप यानी कि अंडाकार आकृति होती है इनकी, और ये केंद्रक विहीन होते हैं, इसमें कोई केंद्रक नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। इसके पहले हम लोग डब्ल्यूबीसी की चर्चा किए थे और डब्ल्यूबीसी में जब हम देखे थे तो उसमें दो तरह के सेल थे, एक ग्रेनुलोसाइट सेल थे और एक एग्रेनुलोसाइट। मतलब कि उनके सेल के अंदर क्या थे? लोब थे, यानी कि न्यूक्लियस था और उसके बाद उसमें ग्रेनुल्स में मौजूद थे। लेकिन ये आरबीसी सेल जो होते हैं, रेड ब्लड सेल जो जिसको हम लोग इरिथ्रोसाइट कहते हैं, ये क्या होते हैं? केंद्रक विहीन होते हैं, इसमें न्यूक्लियस नहीं होते हैं और इसका साइज जो होता है ओवल शेप होता है। और कभी कभी एब्नॉर्मलिटी के कंडीशन में इसका आकार भी बदल जाता है। जैसे अब कभी कभी हम लोग एनीमिया देखते हैं, तो एनीमिया टाइप ऑफ एनीमिया में जब हम लोग जाते हैं तो बहुत सारे एनीमिया के प्रकार होते हैं, उसमें से एक सिकलिंग सेल एनीमिया होती है। और सिकलिंग सेल एनीमिया जो होती है उसमें क्या होते हैं? आरबीसी के
साइज शेप जो बदल जाते हैं, इस कारण से जो उसमें मौजूद आयरन होते हैं उसकी मात्रा काफ़ी कम हो जाती है और शरीर में धीरे धीरे क्या होती है, हेमोग्लोबिन की कमी होने से विभिन्न प्रकार के एनीमिक पेशेंट क्या होता है, एनीमिक हो जाता है और वो एनीमिया का शिकार हो जाता है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो आरबीसी का निर्माण जो होता है स्ट्रॉन्ग बोन में होता है। पिछले भी क्लास में हम लोग देखे हैं कि डब्ल्यूबीसी का निर्माण बोन मैरो में होता है। तो इनका भी आरबीसी का भी निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है, स्ट्रॉन्ग बोन में होता है। और इसके जब ये इनका निर्माण होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो एक मैचुरेशन चार्ट के द्वारा ये अपनी उस प्रक्रिया को पूर्ण करके पेरिफेरल ब्लड में आते हैं। जैसा कि हम लोग जान चुके हैं, चर्चा हो चुकी है कि उनका मुख्य कार्य जो होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना और जो वहाँ से सेल लेवल से जो अन्य गैस होती है उसको फेफड़े तक लाकर उसको बाहर शरीर से निकालना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इनका निर्माण जो होता है वो कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। और ये जीवन काल इनका जो होता है 120 दिन का होता है। आगे देखते हैं कि अस्थि मज्जा में इनका जब निर्माण होता है तो इनके निर्माण में क्या होते हैं, 2-3 तत्व जो होते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और निर्माण के समय वो उनके निर्माण में सहयोग करते हैं। तो वो तत्व जो होते हैं प्रोटीन, आयरन और B12, प्रोटीन, आयरन और क्या होते हैं B12। ये 3 मिलकर क्या करते हैं आरबीसी के निर्माण में, जब वो बोन मैरो में बनता रहता है तो ये काफ़ी सहयोग करते हैं। इनसे प्रोटीन, आयरन और B12 जो होते हैं आरबीसी के मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करते हैं बोन मैरो में। अब आगे देखते हैं कि हीमोग्लोबिन, रक्त का रंग, रक्त जो होता है वह लाल रंग होता है हेमोग्लोबिन के कारण। ब्लड का जो रंग है लाल, बार बार ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी गई है एवं अन्य सामान्य जानकारी के तौर पर भी जनरल बोलचाल के भाषा में भी बहुतायत इसका प्रयोग होता है कि ब्लड का रंग लाल क्यों होता है। तो लाल ब्लड का रंग जो होता है लाल इसलिए होता है कि ये हेमोग्लोबिन, उसमें क्या होते हैं हेमोग्लोबिन मौजूद होते हैं। हेमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है और आयरन जो क्या करते हैं कि ब्लड को, हेमोग्लोबिन के कारण ब्लड का रंग जो होता है लाल होता है। और एक हम लोग चर्चा में एक और बात करेंगे कि आरबीसी केंद्रक विहीन होते हैं, लेकिन लामा नाम का एक ऊंट है जो उसके आरबीसी में क्या होता है कि केंद्रक पाए जाते हैं। बार बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है क्योंकि ये एक्सेप्शन है, अपवाद है कि कौन ऐसा जानवर है या कौन लामा नाम ही लिखा हुआ रहेगा कि लामा नामक ऊंट के आरबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं या नहीं। इस तरह से प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है ये प्रश्न, इसलिए इस पर हम लोग शॉर्ट नोट के तरह रूप में जानकारी प्राप्त कर लेंगे कि लामा नामक एक ऊंट है, स्तनधारी है, जो क्या करता है कि उसके आरबीसी में न्यूक्लियस पाए जाते हैं। बाकी ये किसी भी जीव में जो एनिमल स्तनधारी हैं उनमें ये चीज नहीं पाए जाते हैं, केंद्रक विहीन ही होते हैं। अब देखेंगे आरबीसी का मैन्युफैक्चरिंग हम लोग ने देख लिया कि वो अस्थि मज्जा में बनते हैं, ये केंद्रक विहीन होते हैं, इनका रक्त का खून जो होता है लाल होता है। अब आगे देखेंगे कि हेमोग्लोबिन जो आरबीसी होते हैं उस जो 120 दिन पूरा कर लेते हैं उसके बाद वो उनका कैसे वो शरीर से बाहर निकलते हैं। तो आरबीसी जो होते हैं उसका शमशान घाट, बराबर ये परीक्षा में पूछा गया है कि आरबीसी का शमशान घाट किसे कहा जाता है। तो लीवर या स्प्लीन अर्थात यकृत और फिलहा को आरबीसी का कब्रस्थान या शमशान घाट कहा जाता है, क्योंकि जब ये फुल अपने वर्क को काम को कर लेते हैं
और इनका जब लाइफ स्पाइन 120 दिन का जब वो पूरा कर लेते हैं तो वैसी स्थिति में ये धीरे धीरे कहाँ चले जाते हैं, यकृत और फिल्हा में। इसीलिए आरबीसी का कब्र स्थान या आरबीसी का माने जो वो कब्र किसको कहा जाता है, तो स्प्लीन या पिलहा को कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे देखेंगे कि शरीर में हेमोग्लोबिन की मात्रा कम होने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो शरीर में हेमोग्लोबिन की मात्रा, एक निश्चित हेमोग्लोबिन की मात्रा होती है और निश्चित हेमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है इसमें कम या बेसी होने पर दोनों ही कंडीशन में क्या होते हैं, बीमारियां हो जाती है, रोग हो जाते हैं, डिजीज होते हैं। तो देखते हैं कि एक स्वस्थ मनुष्य में जो है हेमोग्लोबिन की मात्रा क्या होनी चाहिए। तो एक स्वस्थ मनुष्य में जो है हेमोग्लोबिन की मात्रा जो है 13 से लेकर 13.5 से लेकर 16 होना चाहिए, 16% पर मिली क्यूबिक होना चाहिए। और महिला में जो स्त्री है, स्त्री का हेमोग्लोबिन जो थोड़ा सा कम होता है उनका 12.5 से लेकर 15 होता है, 12.5 से लेकर 15 होते हैं, मानी 15। और ये जो होते हैं, एक स्वस्थ मनुष्य में HB हेमोग्लोबिन की मात्रा है, लेकिन इसकी मात्रा अगर कमती है तो एनीमिया होता है। अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाता है शरीर में तो भी क्या होता है, इससे हम हानि पहुंचती है और थैलेसीमिया या अन्य डिजीज कॉज करते हैं बॉडी में। अब हम देखते हैं आगे कि जो हेमोग्लोबिन की मात्रा होती है जो क्यों कम हो जाती है। तो जब कभी कभी देखा जाता है कि स्त्रियां जब गर्भवती होती है, गर्भ में भ्रूण का निर्माण होते रहता है, वैसी स्थिति में क्या होता है कि विशेषकर महिलाएं कमज़ोर हो जाती है और उसके माने शरीर में आयरन की मात्रा कम जाती है। इस कारण से वो धीरे धीरे एनीमिक होने लगती है। तो गर्भवती महिला को यह सजेस्ट किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो आयरन का, जब वो गर्भवती हो उस समय क्या करे कि आयरन का प्रयोग करें, आयरन युक्त भोजन करें। अब आगे हम लोग देखते हैं कि आरबीसी का निर्माण शरीर में यदि नहीं होता है, जब बोन मैरो आरबीसी का निर्माण नहीं करते हैं, वैसी स्थिति में क्या होता है कि थैलेसीमिया नामक रोग हो जाती है। बोन मैरो किसी न किसी कारणवश डिजॉर्डर हो जाते हैं, अपने फंक्शन को फुलफिल नहीं करते हैं और आरबीसी का निर्माण नहीं हो पाता है। तो वैसी स्थिति में धीरे धीरे रेड ब्लड सेल की संख्याएं पेरिफेरल ब्लड में कम होती जाती है और कमते कमते एक निश्चित मात्रा से बहुत ज़्यादा जब कम जाती है तो वैसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, थैलेसीमिया कहते हैं। थैलेसीमिया जो है यह जो डिजीज है, अगर इसमें बोन मैरो का में आरबीसी का बनना कम हो जाता है या बिल्कुल ही बंद हो जाता है तो उसको हम लोग थैलेसीमिया कहते हैं। थैलेसीमिया जो है दो प्रकार के होते हैं, थाल मेजर और थाल माइनर। थाल मेजर जो होते हैं उसमें क्या होती है कि आरबीसी ज़्यादा मात्रा में बनने लगते हैं और थाल माइनर जो होते हैं उसमें क्या होती है, उनकी मात्राएं कम हो जाती है, आरबीसी क्या मात्राएं कम हो जाती है। इसीलिए ये दो डिजीज कॉज करते हैं। और अब आगे हम लोग देखते हैं कि हेमोग्लोबिन जो होता है, जिसको हम लोग आयरन कहते हैं, हेमोग्लोबिन में पाए जाने वाले आयरन हेमेटीन नामक जो आयरन होता है, लौह तत्व जो होते हैं हेमेटीन होते हैं हेमोग्लोबिन के अंदर। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हेमोग्लोबिन कहते हैं। उसके अंदर जो कौन सा आयरन होता है, हेमेटीन, बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। और इस प्रकार से आरबीसी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो हमारे द्वारा दी गई और जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है, उसी दृष्टिकोण से
ये टॉपिक बनाया गया है और इसमें 2, 3, 4 प्रश्न पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। और कभी कभी पूछा जाता है कि स्वस्थ मनुष्य में हेमोग्लोबिन की क्या मात्रा होती है, और कभी कभी पूछा जाता है कि एनीमिया नामक रोग कैसे होती है, शरीर में खून की कमी हो जाने से कौन सा रोग होता है। उसके बाद कभी कभी पूछा जाता है कि हेमोग्लोबिन में कौन सा आयरन पाया जाता है, तो हेमेटिन पाया जाता है। और बोन मैरो कभी कभी पूछा जाता है कि बोन मैरो में आरबीसी के निर्माण में कौन कौन से सहयोगी करते हैं, कौन सहयोग पहुंचाते हैं, तो प्रोटीन, आयरन और विटामिन B12। कभी कभी बार बार पूछा गया, देखने को मिला है प्रश्न में कि B12 आरबीसी के निर्माण में किस तरह से सहयोग करते हैं, या इस तरह से पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन है जो आरबीसी के निर्माण में सहयोग करते हैं। तो ये सीधा ध्यान रहे कि विटामिन B12 जो होता है आरबीसी के निर्माण में इसकी अहम भूमिका होती है, सहयोग प्रदान करते हैं। और उसके बाद कभी कभी देखा गया है कि आरबीसी का सामान्य जीवन काल पूछा गया है, तो 120 दिन का इनका सामान्य जीवन काल होता है। और यह भी पूछा गया है कि आरबीसी का कब्र स्थान किसको कहते हैं, तो स्प्लीन और लीवर को। और ये भी पूछा गया है कि यकृत और लीवर आरबीसी अंततः कहाँ जाके समाप्त हो जाते हैं, उनका सेटल डाउन कहाँ हो जाता है, तो आरबीसी और यकृत और प्लीहा में। इस तरह से इस छोटे से टॉपिक से परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग इसको बारीकी से ध्यान से पढ़ेंगे और इससे संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे तो निश्चित रूप से एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न नहीं छूटेंगे। सभी प्रश्न को आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा, सही उसका उत्तर दे पाइएगा। तो चलिए एक इसका छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये काफ़ी काम की चीज़ है। और आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छा लगा होगा, इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।